हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है। इस वीडियो के अंदर अपन आर्टिकल 14 को डिस्कस करने वाले हैं और राइट टू इक्वालिटी को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बेसिक अगर मैं आपको समझाऊं तो राइट टू इक्वालिटी जो है ओवरऑल इंडिया की टेरिटरी के अंदर क्या इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, और ये जो इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है इसके अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का बेसिक बताया था तब मैंने आपको कहा था कि अपन इन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ क्लब करके समझेंगे और इन दोनों को एक साथ समझेंगे, या फिर इसकी जगह अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इसको अकेले कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार समझते हैं। देखो, आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 प्राइमरीली दो चीज़ों के अंदर डील करता है, एंड दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। अब इस इक्वालिटी फोटो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, ठीक है, आई नो, बट आई होप कि आपको वैसे जो है लार्जली सब समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो मुझे एक काम करना कि टेलीग्राम के अंदर मैसेज कर देना, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लिख देना या कमेंट के अंदर जहाँ पर भी लिख देना। मैं वहाँ पर जो है वापस से फ़ोटो क्लिक करके यही सेम फ़ोटो वापस से अपलोड वहाँ पे कर दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूँगा। चलो देखो, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ EBL और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ EPOL, इन दोनों की बात करता है। अब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सबसे पहली बात तो ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है ना। और उसके अलावा यहां पे समझो, ये जो आर्टिकल 14 है, इस आर्टिकल 14 के अंदर सिटीजन्स को तो कवर करा ही गया है, प्लस लीगल पर्सन्स को भी कवर करा गया है, और जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज है इन्हें भी कवर करा गया है। ये वाला पार्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आया। प्रीलिम्स के अंदर ये चीज़ सीधी सीधी पूछी जा सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 के अंदर इन को कवर करा गया है, समझ में आया। ठीक है, तो ट्रिकी हो जाएगा अगर आपको याद नहीं होगा कि तीन चीज़ों को, तीन लोगों को कवर करा गया है। पहले है सिटीजन्स, दूसरे हैं लीगल पर्सन्स। लीगल पर्सन्स का मतलब जैसे कि जो कंपनीज होती है, ठीक है, तो उन्हें लीगल पर्सन कहा जाता है। जैसे कंपनीज एक्ट वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम वगैरह से, तो आपने सुना होगा कि भाई कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, है ना। ठीक है, तो कंपनी इज अ लीगल पर्सन। उसके अलावा रजिस्टर्ड सोसाइटीज वगैरह हो गया। राइट, सो वे वाज आई रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ वगैरह हो गए। रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ जैसे कि जो सेवा एक सोसाइटी हो गई, है ना, अमूल एक सोसाइटी हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी सोसाइटीज़ को, इन सबको यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन मिली हुई है, और जो टर्म लिखा हुआ है पर्सन, उस पर्सन के अंदर इन तीनों को ही काउंट करा गया है, समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इक्वालिटी बिफोर लॉ अपने आप में किसका पार्ट है? तो ये रूल ऑफ लॉ का पार्ट है ना। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन रूल ऑफ लॉ के बारे में अगर आपको एक बेसिक आइडिया दूं तो रूल ऑफ लॉ के अंदर प्राइमरीली तीन चीज़ें आती हैं, समझ में। तीन चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ों के अंदर से जो थर्ड चीज़ है वो इंडिया के अंदर लागू नहीं होती। फर्स्ट चीज़ को अभी समझेंगे, और सेकंड चीज़ जो है वो सेकंड चीज़ ही इक्वालिटी बिफोर लॉ है, समझ में आया। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है? ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है। देखो, अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है तो गैस मारो, रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कंसेप्ट होगा या अमेरिकन कंसेप्ट होगा? ये भी ब्रिटिश होगा ना, समझ में आया। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। उसके बाद क्या चीज़ है? इसको याद कैसे रख सकते हो? ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हो? तो फालतू सी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी दिमाग में ही काम करे तो ठीक है, नहीं तो नई ट्रिक सोचेंगे, है ना। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सबके सब बराबर हैं, है ना, लॉ की नज़रों में सबके सब बराबर हैं। तो आपको याद होगा कि जो ब्रिटिश जो मोनार्क है, ठीक है, जो ब्रिटिश मोनार्क्स हैं वो क्या करते हैं? वो नाइटहुड प्रोवाइड करते हैं, समझ में आया। क्या देते हैं? नाइटहुड प्रोवाइड करते हैं जो भी दूसरे जो पर्सनस वगैरह होते हैं उनको, समझ में आया। ठीक है, तलवार वगैरह लेते हैं हाथ में और उसके बाद जो है वहाँ पे उनके शोल्डर वगैरह के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उन्हें नाइटहुड प्रोवाइड करते हैं। तो
नाइटहुड यहाँ पे ये क्या करते हैं, नील करते हैं, है ना, नील बिफोर योर क्वीन, समझ में आया, ऐसा उनमें कहा जाता है, नील बिफोर योर क्वीन, नील बिफोर योर किंग, समझ में आया, ऐसा उनमें कहा जाता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अब ये किसका कंसेप्ट है, ये ब्रिटिश कंसेप्ट है। उसके अलावा क्या चीज़ है, नेगेटिवली वर्डेड है, कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है ये नेगेटिवली वर्डेड है, पॉजिटिवली वर्डेड नहीं है। नेगेटिवली वर्डेड का ये सिंपल सा मतलब है कि ये जो है लॉ की, सॉरी, ये जो है स्टेट के ऊपर, है ना, ये जो है स्टेट के ऊपर बंदिश लगाता है, समझ में आया, कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास ये हक नहीं है, समझ में आया, इस तरीके की जो है कंसेप्ट। पॉजिटिवली वर्डेड इसी का उल्टा होता है, अभी जो दूसरा समझेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके अंदर देखेंगे। प्रोविजंस की अगर बात करें तो टोटल 3 प्रोविजंस आते हैं इसके अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर टोटल 3 प्रोविजन आते हैं। पहला तो किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी सीए की और डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो है मैंने डिटेल के अंदर ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कम से कम 2 से 3 बार ऑलरेडी कवर करा है, ठीक है। तो जिस किसी ने भी वो क्लासेस देखी उनको मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो है ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो नो स्पेशल प्रिविलेज, नो स्पेशल प्रिविलेज के बारे में सबसे पहली बात तो यही है कि लॉ के सामने कोई भी सुपरस्टार नहीं है, सबके सब बराबर हैं, समझ में आया, ठीक है। सेकंड चीज़ है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ, चाहे आदमी अमीर हो गरीब हो, चाहे आदमी जो है हाई क्लास का हो लो क्लास का हो, चाहे आदमी हाई कास्ट का हो लो कास्ट का हो, समझ में आया, चाहे आदमी गोरा हो या काला हो, कैसा भी हो, समझ में आया, कोई भी उसका जेंडर हो, उन सभी को क्या मिलेगा, उन सभी को क्या रखा जाएगा, उन सभी को लॉ की नज़रों में बराबर रखा जाएगा। तो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ, समझ में आया, ठीक है। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर जो वो लड़की होती है, ठीक है, जो जस्टिस वाली लेडी होती है ना, ठीक है, तो जस्टिस वाली लेडी हाथ में क्या रखती है, हाथ में तराजू रखती है ना। तो ये जो हाथ में तराजू रखती है इनके साथ में, ठीक है, इनके साथ में ब्लाइंड फोल्डेड होती है, वो समझ में आया, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड होती है, आंखों पे पट्टी वगैरह बांध रखी होती है। और ये जो ब्लाइंड फोल्डेड होती है तो इसका क्या मतलब है कि उनकी नज़रों में सबके सब बराबर हैं, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ, है ना, वो देख ही नहीं रही है आदमी अमीर है गरीब है कैसा भी है। और नो स्पेशल प्रिविलेज भी वही सारी चीज़ें वहीं से ही आ रही है ना। और नो वन अबव लॉ, नाउ दिस इज अदर थिंग, कोई भी जो है लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, सबके सब लॉ के बाद ही आते हैं, लॉ के नीचे ही आते हैं। यहीं से कंसेप्ट आता है लेक्स सुप्रीमस का। क्या कंसेप्ट आता है, लेक्स सुप्रीमस का, ठीक है। इस कंसेप्ट को रूल ऑफ लॉ के अंदर अभी डिटेल में समझेंगे। तो ईबीएल इज जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। नाउ व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, तो यहां देखो, दिस इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है सबसे पहले लेक्स सुप्रीमस और लेक्स रेक्स की बात करता है। लेक्स सुप्रीमस का मतलब होता है कि लॉ इज सुप्रीम, समझ में आया, और लेक्स रेक्स का मतलब होता है कि लॉ इज रूल, ठीक है, सॉरी, लॉ इज किंग, ठीक है, लॉ इज किंग। एक चीज होती है रेक्स लेक्स और एक चीज होती है लेक्स रेक्स। रेक्स लेक्स का मतलब होता है जो राजा ने कह दिया वही लॉ है, समझ में आया। लेक्स रेक्स का मतलब होता है जो लॉ ने कह दिया वही राजा है, समझ में आया, ठीक है, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो लॉ ही राजा है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नो पर्सन पनिश्ड विदाउट ब्रीच ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी को भी जो है पनिश नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस ही हैज़ ब्रोकन अ लॉ, समझ में आया, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर अपन ने अभी भी समझा कि 3 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट क्या बोलता है, पहला कंसेप्ट बोलता है किसी के पास भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, लॉ की नज़रों में सब है बराबर, और कोई क्या लॉ से ऊपर नहीं है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ। नाउ दिस थर्ड थिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, समझ में आया, ठीक है। ये जो है इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, ये ब्रिटेन के अंदर होती है। इसका लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूँ। तो थर्ड थिंग है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मतलब है कि जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, ठीक है, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है,
ठीक है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिविजुअल के राइट्स आए हैं। तो इंडिविजुअल के राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, राइट्स पहले आते हैं, समझ में आया। इंडिया के अंदर दूसरी चीज़ है, इंडिया के अंदर इसका उल्टा है, इंडिया के अंदर पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है फिर राइट्स आते हैं, और यहाँ पर ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स आए हैं, ना कि जो है राइट से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, समझ में आया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझो कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है ना, इसके ऊपर प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या होती है, सुप्रीम होती है। तो अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम होगी तो वहाँ का लेजिस्लेचर वगैरह को चेक करने के लिए, कर्व करने के लिए लोगों के राइट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, समझ में आया। क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वैसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो पार्लियामेंट जो कोई भी लॉ लेकर आएगी उसे कॉन्स्टिट्यूशन ही समझा जाएगा, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। मैंने आपको बताया कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कंसेप्ट है। क्या है, एक अमेरिकन कंसेप्ट है। ये एक पॉजिटिवली वर्डेड कंसेप्ट है जिसके अंदर यहाँ पे ये बात होती है कि पर्सन के पास ये राइट है, पर्सन के पास ये राइट है, पर्सन के पास ये राइट है, समझ में आ। सेकेंड चीज देखो, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। लार्जली जो है इसके अंदर वैसे तीन, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, है ना, मैं आपको यहाँ पे कुछ एक समझाता हूँ। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसके अंदर तीन चीजें दे रखी है, तीन प्रोविजंस दे रखे हैं। तीनों प्रोविजंस घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ के देख लेना। तीनों प्रोविजंस घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात को घिसी पिटी टोन में जो है वापस रिपीट कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बेसिक आइडिया मैं आपको बताता हूँ। बेसिक आइडिया यही है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक जैसों को एक जैसा ट्रीट करो, सिंपल सी बात है, समझ में आया। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सबके ऊपर जो है यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होगा लॉ का, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर आपने कभी भी कोई लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ वगैरह कहीं पे आईपीसी वगैरह पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 14 से, मतलब अलग अलग के अंदर लिखा हुआ होता है ना, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो जैसे किसी में लिखा होता है कि 14 से 19 साल तक की सज़ा, समझ में है, ठीक है। और फिर किसी में लिखा होता है कि 20 से, इस क्राइम के लिए 20 से 24 साल तक की सज़ा। फिर किसी चीज़ के अंदर लिखा होता है कि 6 से 7 साल तक की सज़ा। तो 6 की है या 7 की है, 14 की है, 15, 16, 17 की है, या फिर 19 की है ना, 20 की है, 21, 22 की है, 24 की है, किसकी है, समझ में। तो ये डिसाइड कौन करता है, दिस इज डिसीजन टेकन बाय द जजेस ऑफ द कोर्ट, समझ में आया। तो जो कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस डिसीजन को लेते हैं कि 18 साल की सज़ा देनी है या 16 साल की सज़ा देनी है, कितने साल की सज़ा देनी है, समझ में आया। और ये जो डिसीजन होता है ये किस बेस पर होता है, ये इस बेस पर होता है कि इंटेंसिटी क्या है क्राइम की, समझ में आया, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है क्राइम की, क्राइम किस कंडीशन के अंदर करा गया, क्राइम जो है इंटेंशनल था कि नहीं था, उससे क्या इफेक्ट आता है, सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, बाकी जो है जो जिसके जो विक्टिम है उसको कैसा लॉस हुआ है, समझ में आया, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के और फिर जो है आगे सजा दी जाती है। अब देखो, तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक जैसों को एक जैसा ट्रीटमेंट करो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई जो है चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर कोई चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं, अगर कोई चाइल्ड है ना, और उस चाइल्ड ने एक क्राइम कर दिया, ठीक है, उसने क्या करा कि भाई खेल कूद में किसी का उसके द्वारा मर्डर हो गया, है ना, वो चाहता नहीं था बट वो जो है खेल कूद के अंदर ये चीज़ हो गई, भाई गलती से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या होता है, सेकंड केस के अंदर एक चाइल्ड है, वो ऐसी मेंटालिटी से है कि वो जानबूझ के एक जो है मर्डर कमिट करता है। कई बार अपन ने मूवीज वगैरह के अंदर देखा होता है कि बचपन से ही जो है सुपरस्टार्स होते हैं, और बाकी भी ऐसा नहीं है कि मूवीज में ही ऐसा होता है, बाकी भी होते ही, ठीक है। तो जो है उसने बचपन में ही कुछ जो है किसी का मर्डर वगैरह कर दिया। तो यहाँ पे जो सेकेंड जो एक्टिविटी हुई है ये इंटेंशनल है, समझ में आया। फर्स्ट जो एक्टिविटी हुई वो इंटेंशनल नहीं है, भले ही दोनों चाइल्ड हैं, भले ही दोनों हो सकता है एक ही एज के हो, 7 ईयर्स के हो, 14 ईयर्स के हो, 17 ईयर्स के हो, जितने भी ईयर्स के हो, समझ में आया। लेकिन एक के अंदर इंटेंशनल नहीं था, दूसरे के अंदर क्लियरली इंटेंशनल था, समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा यहाँ पे समझो नॉट यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ। नॉट यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि 14 से 18, 14 से 19 वगैरह, है ना। देयरफॉर प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, भूल सकते हो, यहाँ पे याद रखना। आर्टिकल 14 के अंदर दो चीज़ें हैं, EBL और EPOL। इस EPOL से ही कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जस्टिफाइड है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है
क्वेश्चन आ सकता है कि अगर राइट टू इक्वालिटी की बात होती है मेंस के अंदर, कि अगर राइट टू इक्वालिटी वगैरह की बात होती है तो ये रिजर्वेशन वगैरह कैसे होता है, समझ में आया, ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह ये कैसे चीज़ होगी, ये भी तो अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है ना, ठीक है। तो आप सोचोगे कि भाई अच्छा फिर उसके बाद ये चीज़ आएगी कि भाई ये जो है आर्टिकल 15 और 16 और इनके अंदर होगा, नहीं इनके अंदर नहीं है, 14 के अंदर ही दे रखा है। 14 के अंदर कहाँ पे दे रखा है, यहीं पे ये चीज़ बात हो रखी है कि ये जो है कहीं ना कहीं अब यूनिफॉर्म एप्लीकेशन वगैरह नहीं होगा, लाइक को एक साथ वगैरह ट्रीट करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे ये टोन निकलती है, हिंट निकलता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल राइट, समझ में आया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, हेंस रिजर्वेशन इज जस्टिफाइड। तो यहीं से जो है रिजर्वेशन को जस्टिफाई किया जाता है। व्हाट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेटिंग फॉर समबडी, नॉट अगेंस्ट समबडी बट फॉर समबडी। फॉर समबडी का मतलब उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके जो है सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए, या फिर आजकल इकोनॉमिक भी है, ठीक है, तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए आप जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, समझ में आया, ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज देखो एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, ठीक है। अब जो राइट टू इक्वालिटी है इसके रिगार्डिंग इसके कुछ जो है इसके साथ में कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी आते हैं, उन एक्सेप्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले इसे देखो, आर्टिकल 361 के अंदर मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर है, ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उसके साथ में नोट्स बना सकते हो, है ना। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर है, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। बस ये है कि सिविल प्रोसीडिंग की तो जा सकती है, लेकिन पहले आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती है तो क्या इनका अरेस्ट हो सकता है? अरेस्ट भी नहीं हो सकता है, समझ में आया, ठीक है। और जो अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, इससे भी पहले एक चीज़ आती है कि जो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, और ये जो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स होंगी, मतलब जो कैपेसिटी वगैरह नापी गई है, कैपेसिटी जो है पर्सनल कैपेसिटी नापी गई है। पर्सनल कैपेसिटी का मतलब होता है कि पर्सन पर से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं जो हूँ, अगर मान लो कि, या जैसे एक आईएएस ऑफिसर है ना, वो आईएएस ऑफिसर जो ऑफिस में है, तो ऑफिस के अंदर तो वो ऑफिसर है, वहाँ पे जो है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एग्जीक्यूटिव पर्सन है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन घर के अंदर वो ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में, घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने फैमिली वालों के अंदर, अपने फैमिली वालों की नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स कि वहाँ पर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा है। तो ऐसा कोई एक्ट जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर करते हैं, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। और सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, है ना। अब समझो, पर्सनल कैपेसिटी तो हो गया, क्या ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर भी कोई ऐसे प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती? ऑफिशियल कैपेसिटी को तो क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, समझ में आया, ठीक है। तो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, सिविल प्रोसीडिंग से पहले 2 महीने का नोटिस देना, और ऑफिशियल कैपेसिटी को तो क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। सेकंड, नॉट आंसरेबल फॉर वर्क इन ऑफिस, यही चीज मैंने आपको समझाई कि ऑफिशियल कैपेसिटी को क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। सेकंड, अब यहाँ पे एक तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में हो गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्सेप्शन तो मिले ही हैं, उसके अलावा लेजिस्लेचर्स को भी कुछ जो है एक्सेप्शंस वगैरह मिले हैं। जैसे कि पहला है कि इनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती इन एनी कोर्ट, है ना, नो प्रोसीडिंग्स इन नो कोर्ट फॉर स्पीच और वोट, ठीक है, जो भी उन्होंने स्पीच दी या फिर जो भी उन्होंने वोट वगैरह दिया, कहाँ पर, यूनियन या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर, समझ में आया, यूनियन या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनमें से किसी के भी अंदर अगर कहीं पर भी वो जो है कोई भी बात रखते हैं अपनी, तो उस बात को आप ये नहीं कि कोर्ट में ले जा सकते हो, उसकी प्रोसीडिंग अगर होगी, जो कुछ भी होगा तो वो वहीं पर होगा, समझ में आया, ठीक है, हाउस के अंदर ही होगा। और हाउस इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, याद रखना, हाउस इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, समझ में आया, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, फिर 31C के अंदर भी एग्जाम्शन है। अब ये 31C का जो एग्जाम्शन है, इसे अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, इसे अपन जब DPSP को डील करेंगे तब समझेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा केस है। फिर है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंदर जो UNO और उसकी जो एजेंसीज हैं और जो कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट हैं,
उनके खिलाफ कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। समझ में आया? इंडिया के अंदर अगर वो कोई मर्डर भी कर देते हैं, ठीक है, समझना इस बात को, अगर वो कोई मर्डर भी कर देते हैं, कोई कितना ऐसा बड़े से बड़ा हीनियस क्राइम भी कर सकते हैं, तो भी आप कर देते हैं, तो भी आप जो है उन्हें जेल में नहीं डाल सकते, आपको उन्हें डिपोर्ट करना पड़ेगा वापस उनकी कंट्री के अंदर। समझ में आया? ठीक है, कि हम आपको आपकी कंट्री में वापस भेजते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एजेंसीज के खिलाफ, और कोई भी फॉरेन नेशन का कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट है तो। समझ में आया? ठीक है, जैसे कि जो है पाकिस्तान के यहाँ पे मान लो कि एम्बेसडर वगैरह आ जाते हैं, वो यहाँ पर आके मान लो कि भाई गुस्से के अंदर किसी का मर्डर वगैरह कर देते हैं, उस केस के अंदर भी अपन उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अपन को उन्हें वापस भेजना होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, ये सब कंट्रीज के अंदर होता है ना। तो यूएनओ और फॉरेन डिप्लोमेट, इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहते हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है, सब तरफ है, अवेलेबल है, जिसके अंदर ये होता है कि जैसा आपने वो उनके बारे में सुना होगा, IFS देवयानी के बारे में सुना होगा, है ना। तो उनको जो है यूएस से वापस यहाँ पे भेज दिया था, उनके खिलाफ कुछ कुछ केस वगैरह हुए थे, तो उनको यूएस से वापस यहाँ पे भेज दिया था, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। समझ में आया? ठीक है, तो इसको समझना। दिस वॉज एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। अभी अपन ने क्या समझा, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो का एंड करते हैं। अभी अपन ने क्या समझा, राइट टू इक्वालिटी समझा। राइट टू इक्वालिटी के अंदर अपन ने क्या देखा, राइट टू इक्वालिटी के अंदर अपन ने देखा कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। आर्टिकल 14 फिर अपन ने पढ़ा, आर्टिकल 14 के अंदर अपन ने देखा कि दो प्रोविजंस होते हैं, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। अब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है ना, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है, वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर अपन ने 3 प्रोविजंस को समझा, यहाँ पर भी 3 प्रोविजंस हैं, लेकिन अपन फोकस करते हैं सिर्फ जो है उनके क्यूमुलेटिव समरी टाइप के ऊपर, एक क्यूमुलेटिव मीनिंग के ऊपर, है ना। 3 प्रोविजंस यहाँ पे अपन ने कौन कौन से समझे, 3 प्रोविजंस के अंदर पहला समझा कि किसी के पास भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, समझ में, लॉ के सामने। दूसरा अपन ने समझा कि लॉ की नजरों में सबके सब बराबर है। तीसरा अपन ने समझा कि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, समझ में आया? ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा रूल ऑफ लॉ, और अपन ने ये समझा कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये रूल ऑफ लॉ का एक पार्ट है। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर वापस 3 चीजें हैं। रूल ऑफ लॉ के अंदर पहली चीज क्या आती है, रूल ऑफ लॉ के अंदर पहली चीज ये आती है कि जो है लाइक विल बी ट्रीटेड, नहीं गलत, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या आता है, नो पर्सन, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी पनिश्ड विदाउट द ब्रीच ऑफ लॉ, समझ में आया? ठीक है, किसी को भी पनिश नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस उसने जो है लॉ को तोड़ा है, ठीक है। तो दैट इज थिंग। सेकेंड चीज आती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, EBL, इक्वालिटी बिफोर लॉ। थर्ड चीज आती है जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिविजुअल के राइट्स आए हैं। और इस चीज़ को इंडिया मानता है कि नहीं मानता है, नहीं मानता है, समझ में है? इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट नहीं लागू होता। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर अपन ने क्या समझा कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जिसका क्या मतलब है, जिसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप जो है क्या कहते हैं जो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, जो लॉ है वो यूनिफॉर्म होगा, है ना, लॉ का यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होगा, इसका ये मतलब नहीं है। थर्ड चीज़ अपन ने इसके अंदर ये समझी कि यहीं से कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई किया गया है। और अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है तो इससे क्या जस्टिफाई होता है, इससे वापस किस चीज़ को जो है वे आउट मिलता है, वो है रिजर्वेशन, समझ में आया? ठीक है, तो रिजर्वेशन यहाँ से आ जाता है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, फिर उसके बाद अपन ने कुछ एक्सेप्शंस देखे। एक्सेप्शंस अपन ने टोटल कितने देखे, एक्सेप्शंस अपन ने टोटल, एक तो आर्टिकल 361 देखा, एक आर्टिकल 31C देखा, उसके अलावा अपन ने जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देखा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अलावा अपन ने जो है लेजिस्लेटर्स के पास जो इम्यूनिटी है वो देखा, है ना। तो आर्टिकल 361 के अंदर क्या चीज़ है, आर्टिकल 361 के अंदर जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, इन दोनों के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है क्या? कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। क्या कोई सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है? हाँ, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ये जो प्रोसीडिंग्स होगी ये इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए हो सकती है या फिर जो है
पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी के लिए हो सकती है। तो देखो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो हो ही नहीं सकती। जो सिविल प्रोसीडिंग है ये भी प्राइवेट कैपेसिटी के लिए अंदर, पर्सनल कैपेसिटी के अंदर हो सकती है। ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जो भी काम इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर करा है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एज गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, उसके खिलाफ आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई भी बात नहीं उठा सकते हो। आर्टिकल 31C जो है वो डीपीएसपी और एफआर के बैलेंस की बात करता है, इसे अपन डीपीएसपी के साथ में समझेंगे। फिर अपन ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देखा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंदर क्या देखा कि यूएनओ और उसकी जो एजेंसीज हैं और जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। इनके खिलाफ ना तो सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है ना ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती है। लेजिस्लेटर्स के बारे में अपन ने देखा कि जो स्टेट और यूनियन के जो लेजिस्लेटर्स हैं ये कोई भी स्पीच देते हैं, ठीक है, वहां पे खड़े होके, भवन में खड़े होके अगर कोई भी बात करते हैं तो, और या फिर कोई भी वोट देते हैं, तो इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इसके बारे में बात नहीं हो सकती। अब अक्सर आपने सुना होगा विप के बारे में, ठीक है, यहाँ से एक अलग कंसेप्ट समझाता हूँ। विप के बारे में आपने सुना होगा। विप के अंदर क्या चीज़ आती है? विप के अंदर ये आता है कि पार्टी जो है एक विप निकालती है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, इस पर्सन को वोट देना है, समझ में है, ठीक है, इस केस के अंदर इस पर्सन को वोट देना है या फिर इस चीज़ को वोट देना है, यहाँ पर प्रेजेंट होना है, ऐसा जो है पार्टी बोलती है। तो पार्टी को, पार्टी की बात का ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या चीज होती है, इस बात को समझना। अब क्या चीज होती है कि अगर कोई विप को फॉलो नहीं करे तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग तो हो सकती है, लेकिन ये प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगी, समझ में आया? तो कहाँ होंगी? तो हाउस के अंदर ही होगी। अभी मैंने आपको बताया हाउस में तो प्रोसीडिंग हो सकती है, वो स्पीच वगैरह कुछ भी बोलते हैं तो हाउस में प्रोसीडिंग हो सकती है, समझ में आया, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं हो सकती, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज आती है? स्पीच, वोट वगैरह, ये हो गया है ना, बस इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। आई होप ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक करें, और जो है अपना फीडबैक, कमेंट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस वगैरह को ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लिखें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। PDF अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। उसके अलावा अगर इस फोटो को आप चाहते हैं कि भाई ये फ़ोटो वगैरह मैं वापस आपको भेजूँ तो इसको वापस क्लिक करके मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।